हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यूनिट 2 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जो NADPH आप बनाओगे ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यूनिट 2 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स करा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस और इसी के साथ ही साथ जो क्रेब्स साइकिल है यानी सिट्रिक एसिड साइकिल है वो ऑलरेडी कवर कर ली है। आज की इस क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं HMP शंट को, यानी कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर शंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक्स दिए गए हैं। मेक श्योर कि आप उनके साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, जैसे कि टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप लिंक, ताकि जो PDFs हैं या फिर कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि क्या है HMP शंट। HMP शंट इसका एक और नाम है, सुना होगा आप लोगों ने। HMP शंट या तो आप इसको कह दीजिए हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर शंट। इसका एक और नाम भी होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब देखो इसका नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों है, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इसका जो प्रोडक्ट होता है, देखिए HMP शंट बेसिकली साइटोसोल के अंदर किया जाता है। साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव पाथवे ऑफ या टू ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस या फिर TCA साइकिल जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसी का ही ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है HMP शंट या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब इसका मेन मकसद क्या है, देखिए जो मेन पर्पस होता है HMP शंट का वो है राइबोस 5 फॉस्फेट प्लस जो NADPH है इनको बनाने का। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रही हूँ कि इसका जो मेन पर्पस है, मेन पर्पस जो होता है, पहली चीज़ यहाँ से बनेगा राइबोस 5 फॉस्फेट, राइबोस 5 फॉस्फेट, और दूसरी चीज़ जो यहाँ से बनती है वो है NADPH, NADPH यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखो राइबोस 5 फॉस्फेट का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, और जो NADPH है ये तो एनर्जी सोर्स है, तो इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP के अंदर और फिर ATP को एनर्जी की तरह यूज़ कर लिया जाएगा। अब एक चीज़ अगर आपसे पूछी जाए कि क्या HMP शंट से डायरेक्ट ATP बनेगा, तो आप कहोगे नहीं। क्या इसके अंदर ATP खर्च होगा, आप कहोगे नहीं। ना ही ये ATP खर्च करता है और ना ही ये ATP बनाता है, यानी इसके अंदर ATP का कुछ लेना देना ही नहीं है। क्लियर। अब अगर बात की जाए इसके फीचर्स की या फिर इसके बारे में कि क्या होता है HMP शंट, वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में और बात कर लेते हैं कि HMP शंट एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली ATP नहीं बनता है, ना ही यहाँ से एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ इसके 2 मेन काम होते हैं, एक तो NADPH को बनाने का और दूसरा काम होता है राइबोस 5 फॉस्फेट बनाने का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बात की जाए अगर इसके फीचर्स के बारे में कि क्या क्या HMP शंट के फीचर्स हैं, तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है और उसी का ही ऑल्टरनेटिव पाथवे है HMP शंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही है। इट इज़ एन एनाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे का मतलब है कि यहाँ पर चीज़ें बन रही होंगी, टूट नहीं रही होगी, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का
फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसी का तो मतलब होता है एनाबॉलिक पाथवे या एनाबॉलिज्म, है ना। और टूटना होता है कैटाबॉलिज्म, ये तो आपको याद ही होगा। दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, और प्लांट में ये प्लास्टिड्स के अंदर भी होता है। प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, ये होते हैं प्लास्टिड जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर भी ये प्लांट्स के अंदर होता है। अब अगर बात की जाए इसके पाथवे के बारे में, तो ये 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। पहला होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे या फिर फेज, और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये इसके टाइप्स हैं, नहीं, ये फेजेस हैं, ये पाथवे है कि पहले ऑक्सीडेटिव फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद ही जाकर आपका जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है उसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीडेटिव फेज क्या है एंड देन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्या है। पहले अगर बात की जाए ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी कहानी ये है, समझना बहुत ही इजी है। इसका मेन मकसद यही है भैया कि आप एक तो NADPH बना दीजिए और दूसरा आप राइबोज 5 फॉस्फेट बना दीजिए। ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट बना दीजिए। ठीक है, ये मेन मकसद होता है ऑक्सीडेटिव पाथवे का। अब ये जो NADPH आप बनाओगे, ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ज़रूर सुना होगा इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एंजाइम है। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ HMP शंट। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, ये है रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ HMP शंट। ठीक है, HMP शंट। याद रखना कि अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गया तो आप NADPH को भी नहीं बना पाओगे, इसीलिए इस एंजाइम का सही अमाउंट में प्रेजेंट होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ये फर्स्ट फेज़ है HMP शंट का, फर्स्ट फेज़ ऑफ HMP शंट। ठीक है, HMP शंट। क्लियर, समझ में आया। अब ये तो करा दिया मैंने, लेकिन मुझे एक और चीज़ आपको यहाँ पर ही करानी थी। ठीक है, यही मैं करा देती हूँ। देखिए, हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा, ग्लाइकोलाइसिस हमने कवर किया था। और ग्लाइकोलाइसिस के दूसरे स्टेप के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस अगर आपको याद हो, ग्लाइकोलाइसिस में हमने पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था और फिर उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था। ये जो HMP शंट है ना, ये इन्हीं दोनों के बीच का पाथवे है। ठीक है, ये जो इतनी आसानी से आपको दिखाई दे रहा है, ये इतनी आसानी से बनता नहीं है। इन्हीं के ही बीच का इंटरमीडिएट पाथवे हम कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट पाथवे है वही HMP शंट है। यानी जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया जाएगा, तो वो HMP शंट के थ्रू बनाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव पाथवे है तो इसके थ्रू भी उसको बनाया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए क्या मैं कह सकती हूँ कि नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे की जो शुरुआत है, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ कि ऑक्सीडेटिव पाथवे की जो शुरुआत है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होती है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं स्टार्ट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये एक सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही होगी। क्लियर, ये है आपका सिंपल सा ऑक्सीडेटिव फेज। अब इसके कुछ स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। 3 से 4 स्टेप्स इसके अंदर होंगे जो मैं अब एक एक करके आपको कराने वाली हूँ। यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन भी होता है, CO2 का फॉर्मेशन भी होता है। H2O यूज़ होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। चलिए, शुरुआत होती है, अभी मैंने बताया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसकी स्टार्टिंग होगी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में, इंटरमीडिएट कंपोनेंट में, नाम है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है, अब जैसा सबस्ट्रेट है या जैसा प्रोडक्ट है, इसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर एंजाइम भी यूज़ होगा। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनाने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो है 6
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो यानी यहाँ पर इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। तो आप सिंपल सी तरीके से याद रख सकते हो, डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से क्या बनेगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ये जब बन रहा होगा तो मैंने आपको शुरुआत में ही लिखवाया था कि HMP शंट का एक मेन मकसद होता है NADPH बनाना, ठीक है। तो इस फेज के अंदर NADPH बनेगा, क्लियर। ये है आपका रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ HMP शंट, पूरा याद रखिएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनेगा, G6PD का इस्तेमाल होगा, NADPH, एक NADPH यहाँ से बनेगा। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ HMP शंट, ठीक है, ये लिख लेना, रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ HMP शंट, क्लियर। अब इसके बाद 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के अंदर, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो है ग्लूकोनोलैक्टोनेज। अब देखो मैंने कहा था कि यहाँ H2O इस्तेमाल होता है, तो H2O जब यूज होगा H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और फिर इसके लास्ट स्टेप के अंदर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट में, और यहाँ से ये पूरा का पूरा पाथवे यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जब ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट बन रहा होगा इस समय आप एंजाइम यूज करेंगे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। इस स्टेप के अंदर भी एक NADPH का फॉर्मेशन होगा, प्लस एक CO2 भी यहाँ से रिलीज होगा, तो ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, CO2 भी यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ HMP शंट। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है ये एंटर कर जाएगा, एंटर्स इनटू नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। ये एंटर कर जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, जो कि HMP शंट का ही दूसरा फेज है, ठीक है जी। याद रखिएगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट जब आप बना देते हो तो ये एंटर कर जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में, जो अब हम करने वाले हैं। तो अगर मैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की स्टार्टिंग कंपाउंड की बात करूं तो क्या मैं लिख सकती हूं, स्टार्ट्स विद राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, क्लियर। इसमें एक चीज याद रखना कि ये थाइमीन यूज करता है, यूज थाइमीन फॉर पर्टिकुलर एंजाइम। तो थाइमीन का एक कोएंजाइम होता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ कोएंजाइम, यहाँ पर एज अ कोएंजाइम। सेम जगह वहीं पर ही होगा, साइटोसोल के अंदर ही हो रहा होगा। इसका मेन मकसद होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने का, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने का। प्लस एक और चीज़ बनती है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का नाम जो आपने सुना हुआ होगा वो भी यहीं से ही बनेगा, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों चीज़ें यहाँ से बनती है, और ये हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो कहाँ चले जाएंगे, अरे जहाँ से आप लोगों ने जहाँ से पढ़ा है इनको कहाँ पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस में, तो वहीं पर चले जाएंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। फिर लिख सकते हैं आप लोग दैट एंटर्स इनटू ग्लाइकोलाइसिस, क्लियर। ये सारी की सारी चीज़ें हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। इसका पाथवे थोड़ा सा उसके कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ईजी है, ठीक है। चलिए ये देखो, जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट आपने बनाया था, ठीक है, जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट आपने बनाया था उसी से ही शुरुआत होती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते जाना। जब आप राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना लेते हैं तो वो एंटर कर जाता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में। इसके बाद राइबुलोज 5 फॉस्फेट से दो चीज़ें बनती हैं, एक तो है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और दूसरा है राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। दोनों ही इसके एपिमर और आइसोमर्स हैं, ठीक है। राइबोज 5 फॉस्फेट इसका आइसोमर है, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट इसका एपिमर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बन गई, एंजाइम भी वही यूज होंगे, ठीक है जी। चलिए अब राइबुलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट दोनों को ही 3 चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पहला सेडा हेप्टिलोज 7 फॉस्फेट, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और तीसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये सारी चीज़ें बनती हैं।
ये जब बन जाएंगे उसके बाद सेडाहेप्टिलोज और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट किए जाते हैं दो चीज़ों में, इराइथ्रोज 4-फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। ये है एंड प्रोडक्ट HMP शंट के, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स है जिनका इस्तेमाल वापस से ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे के बारे में। आई नो पहली बार पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा, 2 से 3 बार आपको नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को रिपीट कर लेना है, आपको सारी चीज़ें इजीली याद भी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, हलवा चीज़ है, 1 या 2 बार समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है HMP शंट का। देखिए, पहली चीज़ की जो NADPH यहाँ से बना, इसका इस्तेमाल फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड सिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये राइबोस 5-फॉस्फेट बनाता है जिसका इस्तेमाल हम न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने के लिए करते हैं जैसे कि DNA और RNA। तीसरा, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कैसे? जो NADPH आपने बनाया वो मेंटेन करता है ग्लूटेथायोन को, और ग्लूटेथायोन इंपॉर्टेंट होता है RBCs को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडेटिव डैमेज को या स्ट्रेस को भी कम कर रहे होंगे RBCs के लिए। फिर इसके बाद सपोर्ट एनाबॉलिक रिएक्शंस जो कि रिड्यूसिंग पावर प्रोवाइड करते हैं बायोसिंथेसिस के लिए। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी इंटर कन्वर्ट्स शुगर्स फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड न्यूक्लियोटाइड नीड्स। ग्लाइकोलाइसिस के लिए फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड के लिए राइबोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर? यहाँ तक था आपका पूरा HMP शंट। अब इसी के ही अंदर एक और चीज़ आती है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और आपके सिलेबस में गिवन है कि G6PD की डेफिशिएंसी से क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखना। पहले बात करते हैं कि ये है क्या, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग, या हम कह सकते हैं कि की रेगुलेटरी एंजाइम, की रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ HMP शंट, एंजाइम ऑफ HMP शंट। क्या मेन काम होता है इसका? प्रोड्यूसेस NADPH, प्रोड्यूसेस NADPH। ठीक है, ये कहानी हो गई है G6PD के बारे में। सवाल उठता है कि अगर G6PD डेफिशिएंट हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है G6PD की डेफिशिएंसी से। देखो, चाहे आप किसी भी एंजाइम की बात करें, मोस्टली ये जो मेटाबॉलिक डिसीजेज होती हैं ये ज़्यादातर इनहेरिटेड है। ठीक है, इनहेरिटेड का मतलब है कि ये पेरेंट्स है उनके बच्चों के अंदर एंटर करती है जीन्स के थ्रू, DNA के थ्रू। ठीक है, तो ये भी वही है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जब G6PD एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए या फिर अपना काम ना कर पाए, मतलब डिफेक्टिव हो जाए। ठीक है, लीड्स टू लो NADPH लेवल। ऑब्वियस सी बात है भैया, इसका काम क्या है NADPH बनाने का। अगर यही नहीं होगा तो क्या आप सफिशिएंट अमाउंट में NADPH बना पाओगे? आप कहोगे नहीं। और अगर NADPH नहीं बना पाएंगे तो जो फ्री रेडिकल्स का डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं, है ना, फ्री रेडिकल्स का जो डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं इसकी हेल्प से वो नहीं हो पाएगा। सारी चीज़ें मतलब एक सीढ़ी की तरह है। G6PD की डेफिशिएंसी तो NADPH कम बनेगा, NADPH कम बनेगा तो फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई नहीं किया जाएगा। डिटॉक्सिफाई अगर नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो जो RBCs हैं उसका हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी वो 120 दिन से पहले ही रप्चर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको लिखवा देती हूँ, यहीं पर ही लिखवा देती हूँ। सबसे पहले G6PD की डेफिशिएंसी तो NADPH की डेफिशिएंसी, NADPH कम तो फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई नहीं किया जाएगा।
ठीक है। फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई अगर नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर होगा तो आरबीसीज का जो रप्चर है या हीमोलाइसिस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। और अगर इंक्रीज कर जाएगा तो आपको अनीमिया हो सकता है, जिसको आप हीमोलाइटिक अनीमिया कहते हैं। ठीक है। विदाउट इनफ G6PD रेड ब्लड सेल्स कैन ब्रेक डाउन व्हेन एक्सपोज टू सर्टेन ट्रिगर्स, जैसे कि इन्फेक्शन, मेडिकेशंस और इवन सम फूड। ठीक है। ज़्यादातर ये ट्रिगर होने से ही आरबीसीज रप्चर होती है, अगर G6PD की डेफिशिएंसी, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है ना फिर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा G6PD की डेफिशिएंसी से क्या होता है। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं, तो कॉजेज़ तो आपको पता ही है कि क्या कारण हो सकता है। G6PD डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन G6PD जीन, ठीक है, जो कि 10th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। क्लियर। हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 10वें क्रोमोसोम पर G6PD का जो जीन है वो प्रेजेंट होगा। अगर वो एब्सेंट हो जाए तो G6PD का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेल्स आर मोर ऑफन अफेक्टेड बिकॉज दे हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम, ऑब्वियस सी बात है, तो वो ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। फीमेल्स कैन बी कैरियर, क्योंकि फीमेल के जो क्रोमोसोम है वो है XX, और क्योंकि ये सिर्फ X पर ही प्रेजेंट होता है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ G ही लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि जो फीमेल है वो ज़्यादातर कैरियर होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इसके बारे में, ये मेल के क्रोमोसोम्स होते हैं, तो भैया ये तो अफेक्टेड ही हो गया। ठीक है, ये तो अफेक्टेड हो गया। क्लियर। इसीलिए कहा जाता है कि इस बीमारी के अंदर ज़्यादातर मेल्स अफेक्टेड होते हैं फीमेल से। फिर इसके बाद इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो फैटिगनेस होगा, वीकनेस होगा, आरबीसीज जल्दी रप्चर होना शुरू हो जाएंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, रैपिड हार्ट रेट हो सकता है, स्किन येलोइश होना पड़ जाएगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आरबीसी रप्चर कर रहे हो, उसकी वजह से बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनेगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है। डार्क और येलो ऑरेंज कलर का यूरिन देखने के लिए मिल सकता है। एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती हैं इन केस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुल मिला के आपको याद रखना है G6PD की डेफिशिएंसी से होता है हीमोलाइटिक अनीमिया, जिसके रीजंस, जिसके कॉजेज, जिसके सिम्टम्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी HMP शंट से रिलेटेड। क्लियर। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी सवाल, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी अगर कोई भी आपका डाउट है तो। अब मिलेंगे इसी के ही लास्ट पार्ट में, जिसमें हम ग्लाइकोजन से रिलेटेड चीज़ें करने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।